हेलो दोस्तों, तो आज मैं द 100 गर्लफ्रेंड्स की रियली 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 लव यू का एपिसोड 5 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं जो कि नोटिस बोर्ड पर लगे हैं। वहाँ पर हकारी, काराने और शिजुका खड़े हैं और हमें पता चलता है रेंतारो क्लासरूम में गया है क्योंकि उसका फोन वहाँ पर रह गया है। रेंतारो क्लासरूम में आता है और उसे उसका फोन दिख जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसे वहाँ पर एक लड़की भी दिखती है और वो उस लड़की को देखकर सोचता है ये तो एआई सान है, और वो चला जाता है उसके पास कि रिजल्ट आ गए हैं, तुम जाकर देख सकती हो। और वो बोलती है मेरा जाना मीनिंगलेस है, मुझे पता है मैंने टॉप स्कोर करा है। और वो उसकी तरफ देखती है और तभी उनकी आंखें मिलती हैं और उन दोनों को सोलमेट वाला झटका मिल जाता है। मतलब वो दोनों सोलमेट है। इसका मतलब ये एक और लड़की मिल चुकी है जो कि इसकी सोलमेट है। और रेंतारो सोचता है ये तो फिर से वैसे ही हुआ, यही मेरी सोलमेट है। एक तो मुझे यार ये समझ नहीं आता ये कैसा इंसान है, इसे हर लड़की से प्यार हो जाता है और पुरानी गर्लफ्रेंड को पता नहीं भूल जाता है जाने क्या, और ये तुरंत ही उस पर लाइन मारने लग जाता है कि चलो आओ हम दोनों साथ में रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे कि ये लड़की इसी के भरोसे पे जिंदा है, मतलब हर लड़की पे लाइन मारता है यार। और कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि ये लड़की पुरानी लड़कियों जैसी नहीं होती जो तुरंत ही लट्टू हो जाती है उस पर। ये लड़की थोड़ी एटीट्यूड वाली होती है और ये बोलती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, ये सब मीनिंगलेस है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये देखकर रेंतारो शॉक होता है, क्या ये मेरी सोलमेट नहीं है क्या, ऐसे बिहेव कर रही है मेरे साथ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो वापस हकारी और बाकी सबके पास आ जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं उन लोगों की अच्छी खासी रैंक आई हुई होती है, वो काफी खुश होते हैं। रेंतारो उन तीनों को प्रेस कर रहा होता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा करा, मुझे तुम लोगों पर प्राउड है। तभी उसे याद आता है एआई सर ने बोला था कि वो फर्स्ट आएगी और वो फर्स्ट की तरफ देखने लग जाता है। और वहाँ पर एआई नानो का नाम होता है जिसके 700 में 700 परफेक्ट स्कोर आए होते हैं। वो इन तीनों से पूछता है क्या तुम एआई सर के बारे में कुछ जानती हो, और वो बताती हैं वो बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू लड़की है और हमारी क्लास की है, और उससे कोई भी क्वेश्चन पूछो वो उसका बिल्कुल सही से जवाब दे देती है। फिर हम देखते हैं उनकी एक प्रैक्टिकल की क्लास चल रही होती है और वहाँ पर एआई को रेंतारो के साथ पेयर कराया जाता है। रेंतारो सोचता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही माइक्रोस्कोप है और हम दोनों उसी में से चूज करने वाले हैं, और फिर वो जाकर माइक्रोस्कोप लेने चला जाता है। और उसी के पीछे वो तीनों बैठी हुई होती हैं, काराने, हकारी और शिजुका, और वो लोग एक पेयर हैं। और जब रेंतारो माइक्रोस्कोप उठाता है तो वो सोचता है कि हकारी, काराने और शिजुका तो एक तरह से क्यूट है, लेकिन ये एहसान काफी ज्यादा एलिगेंट है और ब्यूटीफुल टाइप की है। मतलब यहाँ पर साफ इसकी इंटेंशन दिख रही है कि कमीना ठगी है, ये इसे भी पटाना चाह रहा है। फिर वो उसके पास जाता है और देखता है कि वो सीधा टेक्स्ट बुक से कॉपी कर रही है उसका जो प्रैक्टिकल है। वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो, वो कहती है कि ये सबसे एफिशिएंट तरीका है। और फिर वो बोलता है ये तो फिर प्रैक्टिकल का मीनिंग ही खत्म कर देगा। और वो कहती है कि प्रैक्टिकल फालतू के होते हैं, उन सबको प्रूव करने में क्या फायदा, जिसे साइंटिस्ट ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। तभी उनके पीछे टीचर खड़ा होता है और वो उससे बोलता है टीचर हमें देख रहे हैं, हमें ये करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो माइक्रोस्कोप निकाल लेते हैं और वो माइक्रोस्कोप से देखने लग जाती है, लेकिन वो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में देख रही होती है। वो कहता है यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, यानी कि प्याज भी नहीं है, वो प्रैक्टिकल प्याज के छिलके पर होता है। वो कहती है ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट वे है और मैं इससे साफ देख सकती हूँ। जिसके बाद रेंतारो प्याज का एक टुकड़ा काटने लग जाता है और उसके हाथ में ब्लेड लग जाता है और खून निकलने लग जाता है। वो हाथ धोता है, नर्स के पास जाने की सोचता है, लेकिन तभी ये उसे देख लेती है और उससे बोलती है कि अपना हाथ दो। वो उसका हाथ लेती है और सीधा अपने मुंह में रख लेती है। वो बोलता है ये सब क्या हो रहा है, और वो कहती है ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका है क्योंकि सलाइवा में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। मतलब वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी उंगली को सक करने लग जाती है और वो सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये क्या हो रहा है, इसके लिप्स तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। और ये सब होते हुए उसकी तीनों गर्लफ्रेंड देख भी नहीं रही है, वो बस अपनी बहस में लगी हुई है, अपने प्रैक्टिकल को देख रही हैं। जिसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और सब लोग घर जा रहे होते हैं। रेंतारो आता है एआई के पास और उससे बोलता है शुक्रिया आज के लिए जो तुमने मेरे लिए करा, मेरी उंगली ठीक है। और वो बोलती है तुम्हारे लिए नहीं करा था, मैंने अपने लिए करा था, अगर तुम वहां से चले जाते तो मुझे लेट होता और ये टाइम का वेस्ट होता। इसके बाद वो बोलता है मुझे तुम्हें किसी तरह से पे करना चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए सोडा खरीद दूं। और वो बोलती है नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट होगा और मुझे टाइम बर्बाद करने का कोई भी शौक नहीं है। और रेंतारो ठरकी बोलता है मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो बोलती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब मीनिंगलेस होगा। रेंतारो सोचता अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मीनिंगलेस हूँ। और वो उससे बोलता है मैं तुम्हारे साथ एक मीनिंगफुल डे बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे हॉबीज वगैरह के बारे में जानना चाहता हूँ। जिसके बाद वो कहती है मेरा इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करा और इन सब चीज़ों पे मैं अपना टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहती। मतलब रेंतारो फुल कोशिश कर रहा है कि इसे पटा लूं, पर वो पटने हुए राजी नहीं है। बेशक वो सोलमेट है पर वो उसे हार्ड टाइम दे रही है और वो यही सोचकर शायद ज्यादा मेहनत कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी सोलमेट है। फिर हम देखते हैं रात हो जाती है, ये अपनी डेस्क पर कुछ लिख रही है और उसका ध्यान जा रहा है वहीं पर सलाइवा वाली हरकत पर, वो जो उसने उसका हाथ अपने मुंह में ले लिया था। और वो सोचती है ये सब क्या हो रहा है, मुझे अपना फोकस बनाना पड़ेगा। और वो बोर्ड पर जाकर पाई की वैल्यू लिखने लग जाती है। उससे सोचती है वो कि अब मेरा फोकस बन सकता है, लेकिन फिर से वो वही सोचने लग जाती है और फिर से वो पाई की वैल्यू लिखने लग जाती है। वो दुनिया भर की पाई की वैल्यू लिख देती है ताकि उसका ध्यान वहां पर ना जाए। जिसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और वो क्लास में रेंतारो से बोल रही होती है कि मैंने रात भर काफी सोचा और मैं इस कंक्लूजन पे आई हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। जैसे वो ठरकी रेंतारो बोलता है आई लव यू टू। मतलब इस कमीने को किसी से भी प्यार हो रहा है यार, कोई हद है, मतलब कोई लॉजिक तो दिखाओ। मतलब हर किसी से आई लव यू बोले जा रहा है। लेकिन तभी हम ट्विस्ट देखते हैं, एआई बोलती है कि सॉरी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकती। और वो उसे बताती है
कि मुझे लगा था कि तुम डिक्लाइन कर दोगे जब मैं एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन तुमने तो आई लव यू टू ही बोल दिया मुझसे, इसलिए मुझे तुम्हें डिक्लाइन करना पड़ेगा। और वो वहां से जाने लग जाती है। रेंतारो उसे रोकता है कि लेकिन ऐसा क्यों, हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। यही बोलती है रोमांस सिर्फ मैट्रिमोनी और चाइल्ड बर्थ पर खत्म होता है, और इस मोमेंट पर मुझे इस चीज की कोई भी नीड नहीं है। और वैसे भी टीनेजर्स के बीच रोमांस बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी। और वो वहां से जा रही होती है, लेकिन तभी ये ठरकी रेंतारो बोलता है कि रुको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हें लगा होगा कि एक बार तुमने मेरा दिल तोड़ दिया तो मैं पीछे हट जाऊंगा, और ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पहले भी 100 बार से ज्यादा दिल टूट चुका है, और मैं इतनी आसानी से तुम्हारे लिए अपना प्यार खत्म करने नहीं वाला। जैसे वो बोलती है ये सब कुछ मेरे लिए इररिलेवेंट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। लेकिन वो मन में ही सोचती है कि आइजो मुझसे प्यार करता है। रेंतारो से बोलता है चलो ठीक है, जैसा तुम बोल रही हो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक डेट पर चलोगी? मुझे सिर्फ एक दिन चाहिए तुम्हारे साथ डेट पर, और अगर तुम्हें तब भी मुझसे प्यार नहीं हुआ तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं आऊंगा। और वो इस तरह से उसे राजी कर लेता है डेट के लिए। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं रेंतारो अम्यूजमेंट पार्क में वेट कर रहा ही आएगा, तभी वहाँ पर यही आ जाती है, और वो कैजुअल आउटफिट में काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और वो बोलता है वाह कितनी अच्छी लग रही है ये। और उसका रिएक्शन देख के कहते हैं क्या तुम बीमार हो, क्या हमें कैंसिल करना चाहिए? और बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा गलत होगा, चलो अंदर चलते हैं। जिसके बाद वो हॉर्स राइडिंग सिमुलेटर के झूले पे झूलने लग जाते हैं, और एआई बोल रही होती है ये सब क्या चल रहा है, इस एक्टिविटी का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हम रियल घोड़े पे तो सवारी कर ही नहीं रहे हैं। और वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद वो अपना इंस्टेंट कैमरा निकालता है, और वो उससे कहता है मुझे ये इंस्टेंट कैमरा काफी ज्यादा पसंद है। और वो थोड़ा मुंह डाउन करके बोलती है कि ये काफी बेकार डिवाइस है, क्योंकि इसमें ना हम फोटो स्टोर कर सकते हैं ना ही हम पे कोई मेमोरी होगी, बस एक पेपर होगा, अगर वो खो गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उस मेमोरी का। जिस पर वो बोलता है कि ये तो प्रॉपर 1 स्टार रिव्यू दे रही है इसका। और वो उससे कहता है चलो मैं तुम्हारी फोटो लेता हूँ, चीज बोलो। लेकिन वो चीज नहीं बोलती और वो उसकी फोटो ले लेता है। फिर वो नीचे उतर कर उसे उसकी फोटो देता है कि ये काफी अच्छी लग रही है, और वो कहती है इलॉजिकल। फिर हम देखते हैं वो लोग हॉन्टेड हाउस में जाते हैं, और वो बोलती है घोस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं, ये हाईली अनसाइंटिफिक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो कहता है शुक्र है कि भूत एग्जिस्ट नहीं करते। तभी वहाँ पर कुछ ह्यूमंस घोस्ट बनकर आने लग जाते हैं, लेकिन ये सभी को ह्यूमन ह्यूमन करती रहती है। वो बोलती है ह्यूमन ह्यूमन, और रेंतारो सबसे डरता रहता है। तो फाइनली हॉन्टेड हाउस से निकल जाते हैं, और वो कहती है कि इसका नाम हॉन्टेड हाउस नहीं ह्यूमन हाउस होना चाहिए, यहाँ सारे के सारे ह्यूमंस ही हैं। जिसके बाद वो एक और राइड पर जाते हैं, वो टी कप की राइड होती है। वहाँ पर यह को थोड़ा बेकार सा लग रहा होता है, शायद उसे चक्कर आ रहे होते हैं, और वो बोलती है ये सब क्या है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं इस एक्टिविटी का, लोगों को क्या मजा आ रहा है एक दूसरे के साथ ऐसे बैठकर गोल गोल घूमने में। मतलब वो हर चीज में लॉजिक ढूंढ रही है, और तभी वो एक कंक्लूजन पे पहुंचती है ये जरूर ब्रेन वॉशिंग का तरीका होगा म्यूजिक वगैरह की तरह। और वो फाइनली अपनी लास्ट राइड पर जाते हैं, जो कि होती है फेरिस व्हील। रेंतारो बोल रहा होता है कि फेरिस व्हील के बिना कोई भी डेट बिल्कुल अधूरी है, और हम देखते हैं वो फेरिस व्हील में डर रही होती है, क्योंकि वो काफी हाइट पर होती है। दोस्तों तो मानो मत मानो, ये रेंतारो ठरकी जानता है पहले से कि इसे हाइट से डर लगता होगा, इसलिए वो इसे यहाँ पर लेके आया है ताकि इम्प्रेस कर सके। वो यही से पूछता है तुम्हें हाइट से डर लगता है क्या? यही बोलती है हाँ, अपनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से तो मैं डरूंगी ही ना। और वो पूछता है क्या मैं तुम्हारे बराबर में आके बैठ जाऊं? और वो गर्दन हिला देती है हाँ बैठ जाओ, और वो उसके बराबर में जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। जिसके बाद उनकी डेट ओवर हो जाती है, और वो बैठे हुए होते हैं और काफी सारी फोटोज देख रहे होते हैं, और उन फोटोज में रेंतारो बोलता है कि तुम इसमें काफी अच्छी लग रही हो। मतलब यार यहाँ पे ये अपनी तीनों गर्लफ्रेंडों को पहले से भूल गया है, बस इस पर फोकस कर रहा है। ये कभी ना कुछ ज्यादा ही डर गया, इसको तो मुझे गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये बोलते है तुम्हें कैसे पता चला मैं इसमें खुश हूँ? लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं इमोशनलेस हूँ। वो बोलता है नहीं नहीं, अगर गौर से देखो तो पता चल ही सकता है कि तुम कहाँ पर खुश हो कहाँ पर नहीं। और बोलती है ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आज इस सब चीज़ों का कोई भी वैल्यू नहीं मिली, और जब तक मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली तो ये डे एक मीनिंगलेस डे है, मुझे माफ करना बट दिस डे इज मीनिंगलेस। और वो बोलता है हंसकर कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है सभी का सेम एक्सपीरियंस हो सेम चीज़ों पर। वो वहाँ पर थोड़ी वैसे सैड सी तो लग रही होती है, और वो रेंतारो ठरकी आदमी उस सारी फोटोज को लेता है ताकि वो उसका रिएक्शन निकाल सके, और उन्हें जलाने लग जाता है। तभी वो पूरे दिन के बारे में सोचती है, और फोटो पूरी जलने से पहले उससे वो फोटो छीन लेती है। रेंतारो बोलता है एक्चुअली में जो तुम्हारे पास नहीं होता उसे खोने का भी कोई डर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि तुम्हें इन फोटोज से कुछ तो वैल्यू मिली है, तभी तुम इसे बचाना चाहती हो। और यहीं पे उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, वो ठरकी उसे पटा ही लेता है, और फिर वो उसकी बातें सुनकर थोड़ा रोने लग जाती है और सोचती है ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। रेंतारो उसे अपना हैंकी देता है, और थोड़ी देर बीत जाती है, जिसके बाद वो कहती है मैं तुम्हारा हैंकी डिसइंफेक्ट कर लौटा दूं। वो सोचता है क्या ये सलाइवा से डिसइंफेक्ट करेगी, लेकिन वो कहती मैं इसे वॉश करके दूंगी। और फाइनली रेंतारो का जो पर्पस था वो पूरा हो गया, और वो कहती है आइजो रेंतारो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये आइजो ठरकी उठकर बोलता है आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहूंगा। और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो उसे खींचकर
किस कर देती है, जिसके बाद वो पीछे घूमकर बोलती है मुझे जो भी डिजायर आए मैं उन्हें तुरंत पूरा करती हूँ, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहता है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? वो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, इस कमीने को क्यों प्रॉब्लम होगी, इसे किस जो मिल गई इतनी ब्यूटीफुल लड़की की। इतना ही नहीं, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे वो स्कूल की छत पर अपनी तीनों गर्लफ्रेंडों को उसकी स्टोरी बता रहा होता है और उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड बनाने की उनसे परमिशन मांगता है। कारा ने बोलती है तुम बेशरम हो, अब तो मैं सरप्राइज भी नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, और वो तीनों मान जाती हैं उसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। यानी इसे अब 4 गर्लफ्रेंड मिल चुकी हैं और अभी इसे 96 और मिलेंगे। मतलब यार ये क्या नसीब लेके पैदा हुआ है कमीना। जिसके बाद हकारी बोलती है कि ये बहुत गलत बात है, मैं भी तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, और वो तीनों बोलने लग जाते हैं कि हाँ हम भी कहीं जाना चाहते हैं तुम्हारे साथ, और ये भी बोलती है हाँ मुझे भी जाना है। तारा ने बोलती है लेकिन तुम कल ही तो गई थी, और वो बोलती है नहीं लेकिन मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनकर नहीं गई थी, तो मुझे इसकी गर्लफ्रेंड बनकर भी जाना है। और तभी हकारी को कोई आइडिया आता है और वो बोलती है हम यहाँ थीम पार्क चलेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। और तभी रेंथर सोचता है क्या स्विमिंग पूल, यानी कि ये सब स्विम सूट्स पहनेंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।